दोस्तों 18 मार्च 2026 को एक लेटर ने पूरे दलाल स्ट्रीट को हिला कर रख दिया। एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अटानु चक्रवर्ती ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जिससे किसी भी इन्वेस्टर की नींद उड़ जाए। उन्होंने लिखा कि सर्टेन हैपनिंग्स एंड प्रैक्टिसेस विद इन द बैंक दैट आई हैव ऑब्जर्व ओवर द पास्ट 2 years आर नॉट इन कॉन्ग्रुएंस विद माय पर्सनल वैल्यूज एंड एथिक्स। मतलब कि पिछले 2 साल में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बैंक कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है जो उनकी पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स के खिलाफ है। अब वैल्यूज और एथिक्स वो भी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट बैंक में, जिस बैंक पर करोड़ों इंडियंस ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। और अगले ही दिन 19 मार्च को एचडीएफसी बैंक के स्टॉक 8.7% क्रैश हो जाता है एक सिंगल सेशन में, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की निफ्टी 50 में अप्रोक्सीमेटली 12% की वेटेज है। इसने पूरे इंडियन मार्केट को 3% से ज्यादा नीचे खींच लिया और ये जून 2024 के बाद का सबसे बड़ा वर्स्ट डे था। 70,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर वेल्थ का मिनट्स में वाइप आउट हो जाता है। लेकिन स्टोरी दोस्तों यही नहीं रुकती। असली सवाल ये है कि एचडीएफसी बैंक में एक्चुअली हो क्या रहा है। चेयरमैन ने वैल्यूज और एथिक्स बोला और फिर अगले दिन बोल दिया कि कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है, बस ये एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, इसके पीछे का असली ट्रुथ क्या है और क्या इंडिया का सबसे ट्रस्टेड बैंक अब ट्रस्ट के सबसे बड़े क्राइसिस में फंस चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे 81 बॉन्ड स्कैम से लेकर मर्जर के हिडन कॉस्ट तक। हर लेयर को बहुत बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये समझना जरूरी है कि एचडीएफसी बैंक हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एचडीएफसी बैंक इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। डिकेड से ये बैंक इन्वेस्टर्स के लिए सेफ हेवन रहा है। जब भी कोई मार्केट वॉलेटाइल होता है, लोग कहते हैं कि एचडीएफसी बैंक में पैसा डाल दो, यहाँ सेफ है। इसकी रेपुटेशन ऐसी थी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से लेकर रिटेल इन्वेस्टर सब एचडीएफसी बैंक को एक कंपाउंडिंग मशीन मानते थे। कंसिस्टेंट ग्रोथ, स्टेबल मैनेजमेंट और क्लीन इमेज। लेकिन 2023 में कुछ बदला। एचडीएफसी लिमिटेड, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी थी, उसका एचडीएफसी बैंक में मर्जर हुआ। ये मर्जर हिस्टोरिक था, 2 जाइंट मिल रहे थे। उसी टाइम सबको लगा ये एक मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता प्रॉब्लम्स सरफेस होने लगी और मार्च 2026 में चेयरमैन के रेजिग्नेशन ने जैसे पेंडोरा बॉक्स ही खोल दिया। तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और इन्हें 3 लेयर्स में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों लेयर 1 को समझते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं 81 बॉन्ड स्कैंडल की। पहले लेयर को समझने से पहले दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा 81 बॉन्ड्स। डोंट वरी, मैं आपको इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। पहले नॉर्मल बॉन्ड्स वर्सेस 81 बॉन्ड्स को समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक नॉर्मल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। मान लो आपने किसी एयरलाइन को 10 लाख रुपए 5 साल के लिए दिया 5% इंटरेस्ट पे, तो एयरलाइन आपको हर साल 50,000 इंटरेस्ट देगा। 5 साल बाद आपको 10 लाख रुपए वापस आएंगे और अगर एयरलाइन बैंकक्रप्ट हो जाती है तो एसेट बिकेंगे, होल्डर से भी पहले आपको पैसा मिलेगा। यानी कि फिक्स मैच्योरिटी, लो इंटरेस्ट और हाई सेफ्टी। अब 81 बॉन्ड्स को समझते हैं। इसमें कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, कंपनी आपका पैसा हमेशा के लिए रख लेती है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 9 से 13% का, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे डेंजरस पार्ट, अगर कंपनी का कैपिटल एक सर्टेन लेवल से नीचे गिर जाए तो आपके बॉन्ड्स को 0 कर दिया जाता है। यानी अगर एक कंपनी डूबी तो शेक होल्डर्स जैसा आपको ट्रीट किया जाएगा। मोस्ट लाइकली आपका सब कुछ 0 हो जाएगा। अब एचडीएफसी बैंक ने क्या किया इस मामले में? मई 2021 में एचडीएफसी बैंक की दुबई ब्रांच ने कुछ ऐसा किया जो आज स्कैंडल के रूप में सामने आ रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड और डेक्कन क्रॉनिकल के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एचडीएफसी बैंक के एग्जीक्यूटिव ने एनआरआई क्लाइंट्स को क्रेडिट सुशी के 81 बॉन्ड्स बेचे। इन्हें सेफ हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट की तरह मार्केट किया गया। 10 से 13% का रिटर्न का प्रॉमिस किया गया। एनआरआईज को कन्विंस किया गया कि आप अपने एफसीएनआर यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट को ईरान ब्रांच में ट्रांसफर करें। फिर उन ट्रांसफर्ड फंड से क्रेडिट सुशी के 81 बॉन्ड्स खरीदे गए। और सबसे बड़ी बात, उन्हें एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया गया कि इन बॉन्ड्स की कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, ये बिल्कुल रिस्की होते हैं। अब चलते हैं मार्च 2023 की तरफ। क्रेडिट सुशी, जो कि 160 साल पुराना स्विस बैंकिंग जायंट था, वो अचानक से कोलैप्स हो जाता है। यूबीएस नाम की स्विस बैंक ने क्रेडिट सुशी को इमरजेंसी में एक्वायर किया और उन्होंने जब 81 बॉन्ड्स देखे तो स्विस रेगुलेटर्स ने ऑर्डर दिया कि $17 बिलियन वर्थ ऑफ 81 बॉन्ड्स को कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया जाए। अब हर एक इन्वेस्टर जिसने बॉन्ड होल्ड किए हुए थे उसका पैसा 0 हो जाता है। आपको ये मैं एक सिंपल स्टोरी से समझाता हूँ। आप इमेजिन करो कि आप राजेश हो, एक एनआरआई जो कि दुबई में रहता है। आपने सालों की मेहनत से 1 करोड़ रुपए बचाए, वो एफडी में पड़े थे, 5 से 6% इंटरेस्ट मिल रहा था। लेकिन अचानक से एक दिन एचडीएफसी बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर का कॉल आता है। वो बोलता है, सर 5% में क्या रखा है, हमारे पास एक बहुत से प्रोडक्ट है क्रेडिट सुशी के बॉन्ड्स, और वो भी स्विस बैंक के। कितना ट्रस्ट वर्दी है और इंटरेस्ट भी मिलेगा, वो भी 13%।
राजेश सोचता है कि बॉन्ड्स हैं, सेफ होगा, क्रेडिट सुशी है, स्विस बैंक है, नाम ही इतना बड़ा है, ऊपर से 13% इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो क्यों ना इसमें इन्वेस्ट किया जाए। तो राजेश अपना 1 करोड़ वहां ट्रांसफर कर देता है। 2 साल बाद क्रेडिट सुशी कोलैप्स कर जाता है। राजेश के जो 1 करोड़ रुपए थे वो जीरो हो जाते हैं और उसे पता चलता है कि जो सेफ प्रोडक्ट बताया गया था वो एक्चुअली बैंकिंग में सबसे रिस्की इंस्ट्रूमेंट होता है। टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली लिखा था कि रेगुलेटर्स इसे इरेज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा करंट सिनेरियो की बात करें अगर हम, तो इसमें एचडीएफसी बैंक के साथ भी ऐसा ही हुआ, बट उनको थोड़ा रिलीफ मिला है। स्विस कोर्ट ने बाद में इस राइट ऑफ को एनुअल कर दिया, यानी कि आज जो बॉन्ड्स अपनी फेस वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली 30% पर ट्रेड हो सकते हैं। लेकिन सोचो आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, आपके पास 30 लाख वापस आए, 70 लाख का परमानेंट लॉस तो फिर भी है, वो भी तब भी जब बताया गया था कि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो ये है पहला दोस्तों लेयर ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि मिसलीडिंग और ट्रस्ट ब्रीच। अब दूसरे लेयर की बात करते हैं, मर्जर के हिडन कॉस्ट की। लेकिन इसे समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बैंक एक्चुअली पैसा कैसे कमाता है। ये बहुत सिंपल है। बैंक आपसे डिपॉजिट लेता है, आपको 2 से 7% इंटरेस्ट देता है और वो पैसा किसी और को लोन पे देता है 9 से 12% इंटरेस्ट पर, और बीच का जो डिफरेंस होता है वो बैंक की कमाई होती है। अब डिपॉजिट भी 2 टाइप के होते हैं, ये डिस्टिंक्शन बहुत क्रिटिकल है। पहला होता है कैसा, यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट पर बैंक सिर्फ 2 से 3% देता है और करंट अकाउंट पर 0% देता है, और ये बैंक के लिए सबसे सस्ता पैसा होता है। दूसरा टाइप होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। इस पर बैंक को 6 से 7% देना होता है और ये बैंक के लिए महंगा पैसा आप बोल सकते हैं। लेकिन एफडीज का एडवांटेज ये होता है कि लार्ज वॉल्यूम में आसानी से काफी पैसा अट्रैक्ट हो जाता है। अब मर्जर की प्रॉब्लम की बात करते हैं। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हुआ। जब ये मर्जर हुआ तो एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी लिमिटेड के मैसिव होम लोन बुक इनहेरिट भी हुए। अप्रोक्सीमेटली ये अमाउंट जो था वो 6 लाख करोड़ का लोन था। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि एचडीएफसी लिमिटेड एक लैंडिंग कंपनी थी तो बैंक नहीं थी, तो उसके पास चीप खासा डिपॉजिट नहीं थे। मैं आपको इस पूरे मामले को एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मर्जर से पहले आप सपोज करो बैंक के पास 133 रुपीज डिपॉजिट है। 33 रुपीज वो सेफ्टी के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि CRR प्लस SLR जो होता है बैंक की कुछ पॉलिसीज होती हैं, वो 100 रुपए दे सकता है। इसमें से 50 रुपए जो चीप कासा से आया, यानी कि 3% कॉस्ट जो है, और 50 रुपीज एक्सपेंसिव एफडी से आया, यानी कि 7% कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट ऑफ फंडिंग अगर हम कैलकुलेट करें, यानी कि 3 + 7 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी 5%। अब लैंडिंग रेट जो है वो 10% का है। प्रॉफिट मार्जिन है 10 - 5, यानी कि 5% नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक का होता है। अब ये तो नॉर्मल केस था। अब मर्जर के बाद क्या हुआ, बैंक को अचानक 200 रुपए के लोन फंड करने हैं, लेकिन डिपॉजिट सिर्फ 100 रुपए का है। बाकी के 100 रुपए क्विकली कैश चाहिए था। कासा डिपॉजिट रातों रात इतनी जल्दी नहीं बढ़ता, तो बैंक को एक्सपेंसिव एफडीज या फिर मार्केट बोरोइंग पर डिपेंड होना पड़ा। अब नया कैलकुलेशन क्या हो गया, 50 रुपीज कासा एट द रेट 3%, 150 रुपीज एफडीज एट द रेट 7%, और एवरेज कॉस्ट जो पहले 6% था, यानी कि आप 5% भी बोल सकते हैं। तो होम लोन के लोअर इंटरेस्ट की वजह से एवरेज लैंडिंग रेट जो है वो और भी गिर गया, अप्रोक्सीमेटली 9% हो गया। अब न्यू प्रॉफिट मार्जिन जो था पहले 5% था, अब वो 9 - 6 यानी कि 3% पर आ गया। 5% से 3% ये एक मैसिव ड्रॉप था एक बैंकिंग में। अब रियल वर्ल्ड में देखें तो एचडीएफसी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो फाइनेंशियल ईयर 2023 मर्जर से पहले जो था वो था 4.1% का। अब Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 जो कि अभी की बात करें तो वो जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो 3.35% पर आ गया, और ये आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक से काफी कम है। और इसके 3 रीजन है। पहला हुआ लो एवरेज लेंडिंग रेट्स। एचडीएफसी लिमिटेड के होम लोन्स की इंटरेस्ट रेट अप्रोक्सीमेटली 8 to 8.5% थी, लेकिन एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन और बिजनेस लोन 12 to 18% पर थे। जब एक ह्यूज बकेट ऑफ होम लोन्स मिक्स हुआ तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में एवरेज लेंडिंग रेट ड्रैग डाउन हो गया। दूसरा रीजन था हायर डिपॉजिट कॉस्ट। एचडीएफसी बैंक पहले बॉन्ड्स मार्केट से कॉम्पिटिटिव रेट पर बोरो करती थी, अब बैंक डिपॉजिट से फंड करना पड़ता था। कैसा डिपॉजिट्स फास्ट इनफ नहीं बढ़ रहे थे तो बैंक एक्सपेंसिव एफडीज पर डिपेंड होने लगा, 6 to 7% इंटरेस्ट रेट देने लगा। तीसरा रीजन जो है वो दोस्तों CRR प्लस SLR के हिडन कॉस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और ऑलमोस्ट कोई इसके बारे में बात नहीं करता। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो और SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये आरबीआई की 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। आरबीआई कहता है कि हर बैंक को डिपॉजिट का अप्रोक्सीमेटली 21% लॉक्ड रखना होता है। अगर बैंक के पास 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट है तो 3 करोड़ का कैश आरबीआई के पास होना चाहिए। CRR इस पर 0 इंटरेस्ट करता है। 18 करोड़ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, यानी कि SLR इस पर भी लो इंटरेस्ट होता है। ये रूल इसलिए है ताकि बैंक्स जो है रेकलेसली लेंडिंग ना करें और फेल ना हो जाए। अब क्रिटिकल पॉइंट ये है कि ये रूल सिर्फ बैंक्स पर अप्लाई होता है, NBFCs पर नहीं होता। HDFC लिमिटेड एक NBFC थी
और बैंक नहीं था तो उसे ये रूल फॉलो नहीं करना पड़ता था और वो अपना नियरली 100% रेज मनी को लेंड कर सकती थी। लेकिन जब HDFC लिमिटेड HDFC बैंक के अंदर आया वो सारे होम लोन्स इन रिक्वायरमेंट से अंदर आ गए। यानी मर्जर से पहले HDFC बैंक लिमिटेड का 6.25 लाख करोड़ का लोन बुक था और ये 6 लाख करोड़ बॉन्ड बोरोइंग से फंडेड था, 0 CRR SLR ऑब्लिगेशन से। मर्जर के बाद जैसे जैसे बैंक उन बोरोइंग्स को डिपॉजिट से रिप्लेस करता रहा, हर 1 लाख करोड़ नए डिपॉजिट पर 21,000 करोड़ साइड में रखना पड़ता था। 6 लाख करोड़ के लोन्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 1.3 लाख करोड़ आइडल बैठा है। सोचो 1.3 लाख करोड़ अगर 9% पर लैंड होता तो 11,700 करोड़ हर साल की कमाई होती। अब वो पैसा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट अर्न कर रहा था। ये है मर्जर के हिडन कॉस्ट जो बैलेंस शीट पर डायरेक्टली नहीं दिखता। तीसरे लेयर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, लोन डिपॉजिट रेशियो क्राइसिस। इक्विटास की एनालिसिस के अकॉर्डिंग HDFC बैंक में एक और कंसर्निंग ट्रेंड है, लोन डिपॉजिट से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इसे समझने के लिए एक मैट्रिक्स देखते हैं, लोन टू डिपॉजिट रेशियो यानी कि LDR। ये बताता है कि बैंक अपने डिपॉजिट्स में कितना हिस्सा लोन में दे सकता है और RBI की कंफर्ट रेंज है 60 to 80%। अगर LDR 80% से ज्यादा है तो बैंक थोड़ा सा स्ट्रेच है, अगर 100% से ज्यादा है तो बैंक अपने डिपॉजिट से ज्यादा लोन दे रहा है। HDFC बैंक का LDR मर्जर से पहले 87 to 88% था, ठीक था बट थोड़ा सा हाई था लेकिन मैनेजेबल था। लेकिन मर्जर के तुरंत बाद ये 110% पे पहुंचा, यानी कि डिपॉजिट से ज्यादा लोन। Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 में 98.5% इंप्रूव हुआ बट स्टिल अबव कंफर्ट। 110% का मतलब बैंक ने जितना पैसा लोगों से लिया उससे ज्यादा लोन दे दिया और ये सस्टेनेबल नहीं है। जब LDR इतना हाई हुआ तो बैंक के पास लिक्विडिटी बफर कम होता है। अगर कभी भी डिपॉजिटर अचानक पैसा निकालता है तो बैंक में प्रॉब्लम हो सकती है। बैंक को एक्सपेंसिव सोर्सेज से फंडिंग लेनी पड़ती है, ये प्रॉफिटेबिलिटी को और कंप्रेस करता है। अब इन तीनों लेयर्स को अगर हम कंबाइन करते हैं, लेयर 1 यानी कि 81 बॉन्ड मिससेलिंग, यानी NRI इन्वेस्टर्स को रिस्की प्रोडक्ट सेफ बताकर बेचे गए जिससे लोगों के करोड़ों रुपए नुकसान हुए। दूसरा था मर्जर का हिडन कॉस्ट, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.1 से गिरकर 3.35 पर आ गया। CRR SLR रिक्वायरमेंट्स ने 1.3 लाख करोड़ आइडल कर दिए। तीसरा लेयर लोन डिपॉजिट रेशियो 110% तक पहुंच गया और अब भी 98.5% पर है जो कंफर्टेबल से काफी ऊपर है। और इन सब के बीच में चेयरमैन का रेजिग्नेशन आया। वैल्यूज और एथिक्स की बात करते हुए बिना स्पेसिफिक्स दिए। और बैंकिंग में ट्रस्ट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट है। अगर आप किसी बैंक में पैसा रखते हो तो आप बेसिकली ये कह रहे हो कि मुझे इस बैंक पर पूरा भरोसा है कि मेरा पैसा सेफ है। और अगर ये ट्रस्ट टूटता है तो डिपॉजिटर पैसा निकालने लगते हैं, स्टॉक प्राइस गिरने लगते हैं, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती है और ये एक विशियस सर्कल बन जाता है। और HDFC बैंक के लिए जहां करोड़ों इंडियंस अपना पैसा डालते हैं, ट्रस्ट क्राइसिस के बाद ये एक थ्रेट बन जाता है। मार्केट ने इसे कैसे रिएक्ट किया? जब ये खबरें सामने आई तो 19 मार्च 2026 को 8.7% क्रैश एक ही दिन में। 30 मार्च को गिरकर वो 731 पे आया, यानी कि टोटल वेल्थ डिस्ट्रक्शन 70,000 करोड़ से भी ज्यादा। और ये सिर्फ HDFC बैंक की प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि HDFC की निफ्टी में भी 12% वेटेज है। इससे पूरा मार्केट ड्रैग होने लगा। और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट था दोस्तों चेयरमैन चक्रवर्ती का स्टेटमेंट। रेजिग्नेशन में लिखा वैल्यूज एंड एथिक्स के साथ कॉन्ग्रेंस नहीं है। और अगले ही दिन NDTV प्रॉफिट ने बताया कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है, बस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन ने सिचुएशन को और वर्स बना दिया। मार्केट को अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या बिलीव करें। और जब चेयरमैन पब्लिकली एक बात कह दे और प्राइवेटली दूसरी बात कह दे तो इन्वेस्टर्स नेचुरली सोचते हैं कुछ तो छुपाया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक नहीं थी, ग्लोबली बैंकिंग सेक्टर में भी ट्रस्ट इशू बढ़ रहे हैं। 2023 में सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हुआ जो कि यूएस में है, सिग्नेचर बैंक फेल्ड हुआ जो कि यूएस में है, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक भी फेल हुआ यूएस में, क्रेडिट सुशी कोलैप्स हुआ स्विट्जरलैंड में। बैंकिंग क्राइसिस दोस्तों एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, एक बैंक पर ट्रस्ट टूटता है तो दूसरे पर भी शैडो पड़ते हैं। RBI और SEBI इसे क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। 81 बॉन्ड्स की सेलिंग प्रैक्टिसेस, डिस्क्लोजर नॉर्म्स और बैंक की कैपिटल एडुकेटिविटी। अब एक्सपेक्ट करो कि आने वाले मंथ्स में रेगुलेटरी स्क्रूटनी बढ़ेगी। HDFC बैंक का नया मैनेजमेंट अब एक डिफिकल्ट पोजीशन में है, ट्रस्ट रिबिल्ड करना होगा और सबसे हार्डेस्ट पार्ट यही होता है। ट्रस्ट बनाने में सालों लग जाते हैं लेकिन टूटने में कुछ ही मिनट लगते हैं। कासा डिपॉजिट्स बढ़ाने होंगे ताकि एक्सपेंसिव FDs पर डिपेंडेंसी कम हो और NIM इंप्रूव हो। लोन डिपॉजिट रेशियो को कंफर्ट जोन में लाना होगा और वो भी काफी तेजी से। 81 बॉन्ड्स इशू को एड्रेस करना होगा। अफेक्टेड NRIs को कैसे कंपनसेट करें, ये लीगल बैटल्स हैंडल करनी होंगी। कम्युनिकेशन को और क्लियर करना होगा क्योंकि एम्बिग्यूटी से ट्रस्ट टूटता है। इस केस में कुछ इंपॉर्टेंट लेसन भी थे। पहला लेसन, सेफ और हाई रिटर्न साथ में नहीं आते। अगर कोई आपको बोले कि 13% का रिटर्न है और बिल्कुल सेफ है तो ये एक रेड फ्लैग है। हाई रिटर्न हमेशा हाई रिस्क के साथ आते हैं। दूसरा लेसन, प्रोडक्ट को समझो, नाम पर मत जाओ। क्रेडिट सुशी एक बड़ा
नाम था, लेकिन 81 बॉन्ड्स इनहेरिटली रिस्की थे। प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर को समझो, कंपनी के नाम सेकेंडरी रखो। तीसरा लेसन, मर्जर हमेशा 1+1 2 नहीं होते। HDFC और HDFC लिमिटेड मर्जर पेपर पर परफेक्ट लगता था, लेकिन एग्जीक्यूशन में हिडन कॉस्ट निकलते हैं जो इमीडिएटली नहीं दिखते। नेक्स्ट लेसन, ट्रस्ट ही सब कुछ है। बैंकिंग में ट्रस्ट फंडामेंटल है और एम्बिग्युअस रेजिग्नेशन करोड़ों लोगों की वेल्थ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पांचवा लेसन, डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने अपना सारा पैसा HDFC स्टॉक में या फिर सिर्फ क्रेडिट सुशी बॉन्ड्स में लगाया था तो मैसिव हिट हो जाता है। अब सवाल दोस्तों ये है, क्या HDFC बैंक रिकवर कर सकता है? मेरे पर्सनल ओपिनियन में हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं? HDFC बैंक का कोर बिजनेस स्ट्रांग है। इंडिया में बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ पोटेंशियल मैसिव है। होम लोन मार्केट्स में डोमिनेंट पोजीशन है। मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट सपोर्टिव है। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं। ट्रस्ट रिबिल्ड करने में 2 से 3 साल मिनिमम लग सकते हैं। NIM को इंप्रूव करना स्ट्रक्चरल चैलेंज है। 81 बॉन्ड्स इशू से लेकर लीगल रेपुटेशन ओवरहैंग रहेगा। कंपटीशन इंटेंस है। ICICI, एक्सिस, कोटक सब एग्रेसिव है। अगर आप भी HDFC बैंक को ट्रैक करना चाहते हो तो इन 3 मैट्रिक्स पर नजर रखो। पहला है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्या ये 3.5+ पर स्टेबलाइज हो रहा है? कासा रेशियो, क्या चीप डिपॉजिट्स का शेयर बढ़ रहा है? लोन टू डिपॉजिट रेशियो, क्या 85% के करीब ये आ रहा है? एसेट क्वालिटी NPA, क्या लोन की क्वालिटी मेंटेन्ड है? मैनेजमेंट कम्युनिकेशन, क्या ये ट्रांसपेरेंट हो रही है? लेकिन एक बात याद रखो, HDFC बैंक डिकेड्स का ट्रैक रिकॉर्ड है। एक क्राइसिस पूरी स्टोरी नहीं बदलेगी। फिर भी एज एन इन्वेस्टर अंधा ट्रस्ट नहीं चलेगा। ड्यू डिलिजेंस करो, नंबर्स देखो, मैनेजमेंट एक्शन ऑब्जर्व करो। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि 81 बॉन्ड स्कैंडल कैसे NRIs को रिस्की प्रोडक्ट सेफ बताकर बेचे गए और क्रेडिट सुशी कोलैप्स के बाद उन्होंने क्या कुछ खोया। मर्जर के हिडन कॉस्ट देखी, कैसे HDFC लिमिटेड के साथ मर्जर ने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को कंप्रेस किया और CRR और SLR रिक्वायरमेंट्स ने करोड़ों रुपीस को आइडल कर दिया। तीसरा, हमने समझा कि लोन डिपॉजिट रेशियो, कैसे एग्रेसिव लेंडिंग ने बैंक को स्ट्रेच पोजीशन में डाल दिया। चौथा, हमने देखा ट्रस्ट क्राइसिस, कैसे चेयरमैन की एम्बिगियस रेजिग्नेशन ने मार्केट को पैनिक कर दिया। दोस्तों, मैं खुद एक HDFC बैंक का फैन रहा हूं। मेरा सारा अमाउंट HDFC बैंक में ही रहता है और ऑनेस्टली मुझे होप है कि HDFC इस क्राइसिस से निकलेगा और वापस पोजीशन वो अटेन करेगा जो कि इंडिया का सबसे ट्रस्टेड बैंकर था। ये केस स्टडी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ट्रस्ट बिल्ड करना हार्ड है, डिस्ट्रॉय करना आसान है। नंबर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन नैरेटिव्स मैटर करते हैं। मर्जर में 1+1 हमेशा 2 नहीं होता और बैंकिंग में ट्रांसपेरेंसी नॉन नेगोशिएबल है। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाओ। इससे यूट्यूब को पता चलता है कि कंटेंट यूजफुल है। अगर आपको ऐसे इंसाइटफुल बिजनेस और पॉलिटिकल केस स्टडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब कमेंट सेक्शन में यह बताओ कि आपका HDFC बैंक पर क्या व्यू है। क्या आप इसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मानते हो या फिर कॉशियस हो? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय।